गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं सही बच्चे स्वस्थ और ठीक होंगे। प्रतिदिन की भांति इस दिन भी आप अपने पास एक सुंदर सा नोट्स, एक सुंदर सी कलम लेकर नोट्स बनाने के लिए तैयार होंगे। स्टूडेंट्स नोट्स बनाने के लिए तैयार होंगे। तो स्टूडेंट्स कुछ दिनों से एक शैक्षिक टूर के कारण हम अपने पारिवारिक यूट्यूब चैनल ब्रेन स्टेशन पर वीडियो को अपलोड करने में असमर्थ थे। इस वजह से मैं सभी स्टूडेंट से क्षमा चाहता हूँ कि आपको बिन बताए हमने जो शैक्षिक टूर है उसका भ्रमण किया। अब स्टूडेंट्स जहां से हमने आपको, हम सबने मिलकर जहां तक जो हमारा 10th का जो मैथ है जहां तक छोड़ा था उसी क्रम से उसे आगे बढ़ाएंगे। तो स्टूडेंट्स हम उस समय आपको द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंतर्गत एक्सरसाइज 4.1 का पहला क्वेश्चन, जिसमें 8 क्वेश्चन थे, जिसमें जांच करना था कि बताइए हमारे पास द्विघात समीकरण है या नहीं, वो ट्यूटोरियल करा चुके थे। एनसीईआरटी बुक्स के अकॉर्डिंग उसमें हमारे पास दूसरा क्वेश्चन था, जिसमें हमारे पास 4.1 का दूसरा क्वेश्चन है। निम्न स्थितियों की हमें द्विघात समीकरण बनाकर उन्हें प्रदर्शित करना है और उन्हें हल भी करना है। तो इसी क्रम में हमारे पास आज पहला सवाल है स्टूडेंट। तो पहला सवाल हम स्लोली स्लोली रीडिंग करेंगे और रीडिंग करते करते हुए साथ उसके प्रत्येक कॉन्सेप्ट को समझेंगे और कॉन्सेप्ट के साथ जो सवाल की डिमांड है उस डिमांड के अकॉर्डिंग उसका जवाब दें। जो सवाल हमसे पूछ रहा है उसी के वो ही जवाब हमें देना। तो आइए स्टूडेंट, सबसे पहले क्या करते हैं, हम क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें करना क्या है। तो आइए क्वेश्चन 2 हमारे पास है। क्वेश्चन 2 में हमारे पास कह रहा है निम्न परिस्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। पहले पहले हमारे पास टारगेट यही है, यही हमारे पास मकसद है कि हमें जो हमारे पास प्रश्न है, प्रश्न को द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। उसके बाद अगर प्रश्न में कोई डिमांड है तो उस डिमांड को भी उस प्रश्न की पूरा करना है। तो आइए स्टूडेंट क्वेश्चन का अध्ययन करते हैं या रीडिंग करते हैं। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, एक आयताकार भूखंड, भूखंड जानते हैं, हम भूखंड जानते होंगे, एक भूमि का टुकड़ा या एक खेत, जिसे हम आम भाषा में खेत कहते हैं, एक खेत होता है। तो एक हमारे पास एक खेत है जो कैसा है, आयताकार है, यानी भूखंड मतलब खेत है। का क्षेत्रफल हमारे पास कितना है, 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई हमारे पास चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है। तो भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ये हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन बढ़िया है स्टूडेंट, क्वेश्चन अच्छा खासा है। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में ना पूछे तो इसी टाइप का कोई ना कोई क्वेश्चन को एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से अधिक है। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स को समीकरण बनाने में बहुत बड़ी समस्या आती है कि समीकरण में क्या करें, ऐसा क्या माने। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें एक आयत बनाते हैं। मान लेते हैं हमारे पास ये रहा कोई एक आयत, ये हमारे पास आयत। आयत उसे कहते हैं जिसके आमने सामने की भुजा कैसी हो, बराबर हो, वो आयत आकृति हमारे पास क्या कहलाती है, आयत कहलाती है। तो इसके भुजा ये, इसके भुजा ये, सामने हमारे पास कैसी है, बराबर है, तो इसलिए हमारे पास ये आकृति कैसी है, आयत है। ये हो गया। अब आयत है, अब आयत की हमारे पास ये भुजा लंबाई है, ये हमारे पास क्या है, चौड़ाई है। जैसे ये हमारे पास चौड़ाई है तो ये हमारे पास क्या है, लंबाई है। तो कुछ ना कुछ हमारे पास लंबाई, ना तो हमारे पास लंबाई दी है ना चौड़ाई दी है, हमें यही मान निकालने हैं। तो जो लंबाई और चौड़ाई के लिए प्रश्न पूछ रहा है कि भूखंड यानी खेत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, तो पहले इसको ही क्या करते हैं, कुछ ना कुछ मान लेते हैं। तो माना करके लिखते हैं स्टूडेंट्स, माना माना आयताकार भूखंड की लंबाई मान ली हमने x मीटर और चौड़ाई मान ली हमने
बाई मीटर। मान लिया हमने जो आयताकार भूखंड है उसकी लंबाई हमने क्या मान ली, x मीटर, और चौड़ाई मान ली हमने क्या, y मीटर। तो हमारे पास आयत का क्षेत्रफल क्या होता है स्टूडेंट, आयत का हमारे पास क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, क्षेत्रफल यानी a, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। और हमारे पास क्षेत्रफल का मान कितना दिया है, भूखंड का हमारे पास क्षेत्रफल है, यानी आयताकार भूखंड है जो हमारे पास खेत है, इसका जो एरिया है, एरिया हमारे पास है 528 मीटर स्क्वायर। ए का मान यानी हमारे पास क्षेत्रफल को हमने क्या मान लिया, ए, और जिसका मान हमारे पास 528 मीटर स्क्वायर। लंबाई हमने x मानी, चौड़ाई हमने y मानी, ये सारे मान याद रख दो। ये इसका मान हमारे पास कितना है 528, लंबाई को हमने क्या माना है x, तो यहाँ x लिख दो, चौड़ाई को हमने क्या माना है y, तो यहाँ y लिख दो। तुम्हारे पास x y बराबर हो गया, x की गुणा 22 की, x y बराबर हो गया 528 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास हो गया प्रश्न अनुसार। यहां तक हमारे पास प्रश्न को सॉल्व कर लिया कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 है, ये यहां तक हो गया। इसे मान लेते हैं फर्स्ट। अब इसे हम रीडिंग करते हैं। अब हमारे पास क्या है कि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से कितनी है, 2 गुने से 1 अधिक है। 2 गुने का मतलब है जिसमें कह रहा है उसमें 2 से गुणा करेंगे, और 1 अधिक का मतलब है उसी में क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे। क्योंकि स्टूडेंट यहां से हमने देखा है, ऑब्जर्व किया है, महसूस किया है, आभास किया है कि बच्चे यहां से यहां तक के सेंटेंस की जो इक्वेशन है, समीकरण है, उसको बनाने में उन्हें बहुत बड़ी समस्या आती है। तो बहुत बड़ी समस्या आती है, तो हमने प्रयास किया है कि उन बच्चों की जो समीकरण है, समीकरण बनाने में जो समस्या है, उसी को क्या करेंगे हम, उसी से उन्हें छुटकारा दिलाने का, यानी समीकरण बनाने का प्रयास करें कि बच्चे स्वतः अपने ही प्रयास से कॉन्सेप्ट को समझकर समीकरण बना ले। ये हमारा पूर्ण प्रयास रहेगा स्टूडेंट्स। हाँ, तो हमारे पास अब सुनिए, हमारे पास प्रश्न में है लंबाई x चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से, जो लंबाई है, लंबाई का मान चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। यानी लंबाई का जो मान है वो चौड़ाई के, लंबाई हमारे पास क्या है, चौड़ाई के 2 गुने, यानी चौड़ाई में आपको क्या करनी होगी, 2 से गुणा करनी होगी, और उसमें 1 अधिक है, 1 क्या करना होगा, जोड़ना होगा। लंबाई चौड़ाई के 2 गुने, चौड़ाई में क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे। हमारे पास इतना कॉन्सेप्ट पढ़िए, चौड़ाई के 2 गुने, चौड़ाई में 2 से गुणा करेंगे, और 1 अधिक का मतलब है कि उसी में 1 जोड़ देंगे। अगर कहता 1 कम है तो 1 क्या कर देते, उसमें से माइनस लगा देते, और बात कर रहा है अधिक है तो अधिक में आप क्या कर देंगे, उसमें प्लस लगाकर उस संख्या को लिख देंगे, यानी जोड़ देंगे। और बात कम की आती तो उसमें क्या कर देते हम स्टूडेंट, माइनस का सिंबल का यूज करते। फिलहाल हमारे पास इस स्थिति में जो लंबाई है वो चौड़ाई के, तो फिलहाल स्टूडेंट हमारे पास इस स्थिति में है कि लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। तो लंबाई का जो मान है चौड़ाई में आप क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, और 1 अधिक है तो उसमें क्या कर देंगे, 1 जोड़ देंगे। लंबाई का जो मान है वो चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, तो हमने क्या कर दिया, चौड़ाई में लंबाई का जो मान है, लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से, यानी उसमें 2 से गुणा करेंगे, और उसमें 1 अधिक है तो उसमें 1 जोड़ देंगे। तो हमारे पास समीकरण बनी x बराबर 2y प्लस 1। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। x का जो मान है आप x की जगह पुट कर दीजिए, x का मान यानी समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने, तो लिखते हैं समीकरण
2 का मान 1 में रखने पर यहां रखो, x की जगह में लिखना होगा 2y प्लस के 1 और हमारे पास y ऐसे रहा बराबर 528। x का मान ये पूरा था तो हमने x की जगह रख दिया, इस वाले x की जगह हमारे पास y बचा, y एक बचा और ये वाला बचा, ये संख्या बची हमारे पास संख्या। अंदर गुणा करो, y की y से गुणा की हमारे पास हो गया 2y, y से y स्क्वायर प्लस 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 y एकम y बराबर 528। ये 528 प्लस का आया, किसका होगा, माइनस का होगा, तो हमारे पास हो गया 2y स्क्वायर प्लस के y माइनस के 528 बराबर 0 प्लस के y। अब जो चेक करना पड़ेगा कि स्टूडेंट इसमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, दिख रहा है दिख रहा है। अब क्या होगा हमारे पास, स्टूडेंट सवाल कह रहा था कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए, तो स्टूडेंट ये रही हमारे पास द्विघात समीकरण। हमें द्विघात समीकरण, इस प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2 है, उसके अकॉर्डिंग अगर जवाब चाहिए था तो हमें हमसे क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा था कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए, यहां तक हो गया। लेकिन प्रश्न ने हमसे पूछा है भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो, यानी हमें बाई इस x का मान और इस y का मान निकालना होगा स्टूडेंट। तो आइए निकालते हैं। हमारे पास समीकरण बनी 2y स्क्वायर बाई माइनस के 528। अब हम स्टूडेंट इसी प्रश्न में आपको गुणनखंड करना सिखा रहे हैं। गुणनखंड में हमारे पास जो भी हो, चाहे x के रूप में हो या y के रूप में हो, ये हमारे पास रहा अचरफल और ये रहा हमारे पास y स्क्वायर का गुणांक हमारे पास कितना है, 2 है। y स्क्वायर हो या x स्क्वायर हो, कुछ भी सही, जिसकी पावर 2 है उसके साथ जो भी गुणांक है, गुणांक हमारे पास यहाँ 2 है, 2 की गुणा आप क्या करेंगे अचर पद से, प्रत्येक स्थिति में चाहे गुणांक 1 हो या कुछ भी हो आपको गुणा करनी होगी। यानी बाई स्क्वायर के साथ हमारे पास गुणांक 2 है, चाहे यहाँ एक्स स्क्वायर होता, कुछ भी होता, इसकी पावर 2 होती, वो कुछ भी होता, उसके साथ जो भी गुणांक होता उसकी गुणा किससे करते हैं हम सदैव अचर पद से। अचर पद मतलब जिसके साथ हमारे पास बाई ना हो, बाई का पद ना हो, तो ये हमारे पास अचर पद है, ये हमारे पास 2 है। 528 की 2 से गुणा करके हमारे पास आता है स्टूडेंट 1056। इसकी इससे हमने गुणा की तो हमारे पास आया 1056। और हमारे पास 1056 है, 1056 में आपको दो संख्या ऐसी लेनी है जिनकी गुणा करने पर हमारे पास कितना है 1056 आए, और उन्हें आपस में जो संख्या आप जिनकी आपस में गुणा कर रहे हैं उसको घटाएं या जोड़ें, या घटाएं। तो हमारे पास बाई कितना आया, हमारे पास बाई ओनली एक बार है, तो जोड़ने और घटाने को हमारे पास मान कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। यहाँ जितनी संख्या हो उतना ही मान आना चाहिए। ऐसी दो संख्या लेंगे जिनको जोड़ने पर घटाने पर हमारे पास जो भी संख्या हमारे पास 6 हो, 7 हो, 8 हो, यहाँ एक बाई है तो एक लाना है। सवाल की जैसी स्थिति होगी वैसी जवाब देना है। तो इस स्थिति हमारे पास इसकी गुणा इससे की हमारे पास 1056 आ गया। 1056 की हम दो संख्या लेंगे, दोनों संख्याओं की आपस में गुणा करने पर हमारे पास कितना है स्टूडेंट्स, हमारे पास आना चाहिए 1। अब ऐसी दो संख्या कौन कौन सी है स्टूडेंट, एक इसकी इससे गुणा की तो हमारे पास आया 1056। अब स्टूडेंट्स क्या है हमारे पास 1056 में हमारे पास जो इकाई अंक है वो क्या है 6 है, इकाई अंक 6 है। तो ऐसी संख्या लो जिनके आपस में दो संख्या ऐसी लो जिनके इकाई अंक से गुणा करने पर हमारे पास कितना है 6 आए, ये भी हमारे पास सरलता है। अगर मैं 30 की 30 से गुणा करता हूं तो हमारे पास 900 आता है, 30 की 30 से गुणा करते हैं तो 900 आता है, सबसे ज्यादा 1056 तब भी ज्यादा तो 30 से ऊपर है, क्योंकि 30 की 30 से गुणा करने पर हमारे पास 900 आ रहा है, तो ये संख्या क्या है 30 से ऊपर है। अगर मैं 30 की 31 से करूं तो 1 से 0 से करी हमारे पास 0 आया, तो हमारे पास इकाई अंक 0 आ रहा है, लेकिन लाना कितना है हमें, लाना है हमें 6। 31 की 32 से की तो 2 एकम 2, हमारे पास इकाई अंक की गुणा इकाई अंक से की तो हमारे पास 2 आ रहा है, लाना कितना हमें 6। 32 की 33 से करी गुणा स्टूडेंट तो 3 दूनी 6, 33 दूनी 66 के 6, हमारे पास बचे 6, 33 99 99 6 105 1056, क्योंकि इकाई अंक से इकाई अंक से गुणा किया तो हमारे पास ये पता चल गया कि हमारे पास हाँ 6 इसमें आ रहा है, तो ये संख्या हो सकती है अनुमानिक कल्पना।
तो 33 में से 32 को हटाया, हमारे पास एक बचा, और 33 की 32 से गुणा करने में हमारे पास 1056 आ रहा, तो इसका गुणनफल हमारे पास ये। तो इसे हम लिखेंगे 2 बाई स्क्वायर प्लस के 33 माइनस के 32। 33 और 32 की गुणा करने पर हमारे पास 1056 आ रहा है, और 33 में से 32 गया, बचा हमारे पास क्या स्टूडेंट, बचा हमारे पास ओनली ये बराबर में 0 है 2 बाई स्क्वायर, अंदर बाई से गुणा करेंगे प्लस, और बाई की गुणा की हमारे पास 33 बाई प्लस के, क्योंकि प्लस 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 होता है, और बाई से गुणा की तो हमारे पास बाई है, प्लस माइनस माइनस होता है, 32 की बाई से की तुम्हारे पास 32 बाई माइनस के 528 बराबर 0। इसमें हमारे पास क्या कॉमन है स्टूडेंट, इसमें हमारे पास ओनली बाई कॉमन है। कितना कॉमन हमारे पास, बाई यहाँ है, बाई यहाँ है, क्योंकि 2 से 33 कभी डिवाइड नहीं होती है, तो इसलिए हमारे पास इसमें बाई कॉमन है। बाई कॉमन किया तो बचे हमारे पास 2 बाई, यहाँ बचा 33 माइनस के, यहां से क्या कॉमन करें कि सेम ऐसा ही गुणनफल बने। तो यहां से स्टूडेंट अगर मैं यहां से 16 कॉमन कर लूं, क्योंकि हमें ऐसी ब्रैकेट बनानी है इधर, तभी तुम्हारे पास गुणनखंड सेम होंगे। तो मैं 16 कॉमन करूंगा तो हमारे पास बचे 16 दूनी 32, 2 माइनस माइनस प्लस, तो 16 तिया 48, बचे हमारे पास 4, 48 हो गए, 16 तिया 48 बराबर 0। ये ब्रैकेट सेम है, तो हम इसे एक बार लिखेंगे, गुणनखंड में स्टूडेंट इसे एक बार लिखा जाता है। ये ब्रैकेट सेम है, तो इसे एक बार लिखा, हमारे पास बचा y माइनस के 16। एक बार दोनों में से हम इसको इसमें से एक बार लिखेंगे, बाद में हमारे पास बचा y माइनस का 16, तो y माइनस का 16 बराबर 0। y माइनस का 16 बराबर 0 लिखेंगे तो हमारे पास y का मान आ गया प्लस का 16, y का मान हमारे पास आ गया स्टूडेंट प्लस का 16। और यदि 2y प्लस 33 बराबर आप रखेंगे 0, तो प्लस का है माइनस का हो गया, 2y बराबर माइनस का 33, y का मान निकालेंगे तो माइनस के 33/2। इसमें जब भी ध्यान रखें आप, द्विघात समीकरण के अंतर्गत आपको निगेटिव वाला मान बिल्कुल नहीं लेना है, तो ये वाला मान नहीं लेना है। हमारे पास y का मान आया 16, y का मान हमारे पास आया स्टूडेंट 16, यानी हमारे पास चौड़ाई कितनी है, 16 मीटर है। अब y का मान क्या रख दें, समीकरण 2 में रख दें, तो मुझे इस क्वेश्चन को मिटाना पड़ेगा। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखिए, x2 y की जगह 16 प्लस के 1, x बराबर 16 दूनी 32 प्लस 1, x बराबर 33 मीटर, और y बराबर 16 मीटर। इसकी गुणा करने पर हमारे पास कितना आएगा स्टूडेंट, इसकी गुणा करने पर हमारे पास 528 आएगा। जहां तो गुणा कर लें, 16 3 48 के 8 बचे हमारे पास 4, 16 3 48 और 4 52। तो स्टूडेंट हमारे पास जो लंबाई थी हमारे पास वो 33 मीटर थी, और चौड़ाई हमारे पास क्या थी, चौड़ाई हमारे पास थी 16 मीटर, चौड़ाई हमारे पास थी स्टूडेंट 16 मीटर। तो यह स्टूडेंट इस प्रश्न का आंसर। नोट्स करें स्टूडेंट, नोट्स करें। अब स्टूडेंट हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल हमारे पास 306 है, हमें उन्हें ज्ञात करना है, पूर्णांक ज्ञात करने। तो स्टूडेंट्स कभी कभी इसमें हमारे पास भूल जाता है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है, दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक, दो क्रमागत सम धनात्मक पूर्णांक। तो पहले बात करते हैं कि बीजगणित में किसको हम धनात्मक पूर्णांक मानेंगे। तो स्टूडेंट अगर हमारे पास कोई क्रमागत का है, क्रमागत का संख्या आप जानते ही हैं, पूर्णांक कैसे हमारे पास होते हैं, जो सारे मान हमारे पास आपने देखा होगा जो पूर्ण संख्या होती है उनसे बनी हमारे पास संख्या कैसी होती है, पूर्णांक होती है। नेगेटिव, इसमें नेगेटिव में ही लेना है, सही है, नेगेटिव को नहीं लेना, पूर्णांकों को हमारे पास।
लेकिन पूर्णांक हमारे पास नेगेटिव होता है। नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग हमारे पास पूर्णांक नेगेटिव हो सकता है, लेकिन इसमें जब भी x का हमारे पास जो भी मानेंगे उसका जो मान होगा वो हमें नेगेटिव नहीं लेना। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल हमारे पास कितना है स्टूडेंट? 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना। तो पहले हमारे पास दो क्रमागत पूर्णांक, आप जब भी क्वेश्चन में हमारे पास इस प्रकार का कोई डिवाइडेशन होगा, क्वेश्चन होगा, तो उसमें आपकी क्या मानेंगे? तो पहला क्रमागत पूर्णांक मानेंगे आप x और दूसरा मानेंगे x प्लस 1। एक मानेंगे x तो दूसरा मानेंगे x प्लस 1। तो मान लेते हैं, इसमें माना करके लिखते हैं, माना दो क्रमागत पूर्णांक क्रमशः x व x प्लस 1 है। दो क्रमागत पूर्णांक हमारे पास, पहला हमने x मान लिया, दूसरा क्या मान लिया? x प्लस 1। क्रमागत का मतलब है कि क्रम से हमारे पास संख्या होगी। अगर 3 4 5 6, मतलब 3 के बाद 4 आता है तो ऐसे हमारे पास 3 4 होगी क्रमागत। 2 के बाद 3 आता है तो तुम्हारे पास दो क्रमागत पूर्णांक पूछे आपसे, कोई दो क्रमागत पूर्णांक बताइए, तो 1 और 2 हो गया हमारे पास। ये 1 और 2 या 2 3, या अगर कहने का तात्पर्य है जो संख्या हमारे पास क्रम से आती है वो हमारे पास कहती है क्रमागत पूर्णांक। अब आपसे पूछे दो क्रमागत विषम पूर्णांक, तो विषम संख्या हमारे पास क्या होती है? 1 3 5 7 9, जो हमारे पास 2 से विभाजित 9। तो क्रम से हमारे पास 1 के बाद क्या आती है? विषम 3 आती है। तो हमारे पास क्या होंगी? दो क्रमागत पूर्णांक 1 और 3 होगी। बीजगणित में क्या मानेंगे? उसको भी हम क्या मानेंगे? एक को x मानेंगे, एक को मानेंगे x। दो क्रमागत विषम पूर्णांक में पहला x, दूसरा हमारे पास क्या होगा? x प्लस 1। दो क्रमागत पूर्णांक हमारे पास, पहला x होगा, दूसरा x प्लस 1। दो क्रमागत विषम पूर्णांक हमारे पास क्या होगा? पहला x, दूसरा x प्लस 1 होगा। अब आता है तीसरा, दो क्रमागत समपूर्णांक। सम में हमारे पास क्या होगा? पहला x होगा, दूसरा होगा x प्लस 2। इसकी जगह क्या कर देंगे? x प्लस 2 कर देंगे। ठीक, तो पहला हमारे पास होगा x, क्रमागत पूर्णांक हमारे पास x x प्लस 1, क्रमागत विषम पूर्णांक x x प्लस 1, क्रमागत समपूर्णांक x और दूसरा होगा x प्लस 2। ये ध्यान रहे स्टूडेंट्स, इसी के अकॉर्डिंग आप सवाल को हल कर पाएंगे। अब आइए सवाल को हल करते हैं। क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल। गुणनफल मतलब इसकी और इसकी क्या करेंगे? आपस में गुणा करेंगे, तो उसका मान हमारे पास कितना है? 306 है। तो हमने यहां लिखो प्रश्नानुसार x और x प्लस 1 का जो गुणनफल है वो हमारे पास 306, यानी x की गुणा x प्लस 1 से कर करके तुम्हारे पास उसका मान कितना आएगा स्टूडेंट? 306 आएगा। गुणा करो उसके लिए, x की x से गुणा की हमारे पास x स्क्वायर हो गया, प्लस 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 x एकम x बराबर 306। एक्स स्क्वायर प्लस का x, ये प्लस का है, किसका हो गया? माइनस का हो गया। 306 बराबर 0। अब हमारे पास वही गुणनखंड जो हमने पहले बताया था, इसकी गुणांक हमारे पास एक्स स्क्वायर का गुणांक हमारे पास जिसकी पावर 2 है उसका गुणांक हमारे पास कितना है? इस स्थिति में 1 है, क्योंकि 100 नहीं करते हैं तो 1 है। 306 की गुणा बनते की हमारे पास 306 हो गया। अब आप दो संख्या ऐसी लीजिए जिनकी आपस में गुणा करने पर हमारे पास कितना है? गुणा करने पर हमारे पास आए स्टूडेंट 306, और आपस में उन संख्याओं को जोड़ें या घटाएं, मान हमारे पास कितना है? x 1 है तो 1 ही आना चाहिए। अगर स्टूडेंट 15 की गुणा करता हूं तो 225 आते हैं, 225 हमारे पास कम है। 17 की गुणा करता हूं तो 289 आते हैं हमारे पास, 289 हमारे पास क्या है? कम है। अरे भाई 17 की 17 से गुणा करते हैं तो हमारे पास कितना आता है? 289, 289। तो 289 हमारे पास क्या है? तब भी 306 ज्यादा, तो साफ सी बात है संख्या क्या होगी? इससे ऊपर होगी। चलो एक बार 17 और 18 से गुणा करके देखते हैं। 18 की 18 से गुणा करते हैं, 17 बने 85, 17 छठे 102, 17 सत्ते 119, 17 अट्ठे 136 के 6 बच्चे हमारे पास 13। 17 एकम 17, 17 और 13 हमारे पास कितने होते हैं? 30। अरे वाह, हो गया ये, हो गया। क्योंकि 17 की 18 से गुणा करने पर हमारे पास 306 आता है, और 18 में से 17 जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा? 1। तो इसका गुणनखंड हमारे पास है वो है 17 गुणा 18। तो हम करते हैं एक्स स्क्वायर। अगर आपसे समीकरण निरूपित करने को कह रहा है तो हमारे पास समीकरण यहां तक हमारे पास क्या होगी स्टूडेंट? समीकरण निरूपित होगी। लेकिन कह रहा है कि हमें पूर्णांक ज्ञात करने हैं। पूर्णांक क्या करने हैं? ज्ञात करने हैं। तो इसे लिखेंगे हम 18 माइनस के 17, तो 18 में से 17 क्या हमारे पास बचा? 1।
अंदर गुणा करो, x की 18 की तो प्लस 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 18x प्लस माइनस माइनस 17x 306 बराबर 0। इन दोनों हमारे पास क्या कॉमन है स्टूडेंट? ओनली हमारे पास इसमें जो कॉमन है हमारे पास ओनली x कॉमन है, क्योंकि x स्क्वायर हमारे पास यहाँ x है, तो इसमें हमारे पास क्या कॉमन है? ओनली x कॉमन करेंगे, हमारे पास बचा x और यहाँ बचा प्लस का 18 है। x कॉमन का हमारे पास बचा x और बचा प्लस का 18 है। यहां से माइनस के 17 कॉमन कर लो स्टूडेंट, क्योंकि हमारे पास सेम ब्रैकेट हमारे पास यहाँ पर ओनली एक x है। एक x यहाँ ब्रैकेट में तभी आएगा जब आप यहाँ से क्या करेंगे? 17 कॉमन करेंगे, क्योंकि हमारे पास इस ब्रैकेट में एक x है, क्योंकि ऐसी सेम ब्रैकेट हमने इधर बनानी है, ऐसी सेम ब्रैकेट तभी बनेगी जब यहाँ से क्या करेंगे? 17 कॉमन करेंगे। माइनस का है तो माइनस का कॉमन कर लिया, माइनस का कॉमन करने के बाद हमारे पास क्या बचा? x बचा प्लस का, माइनस माइनस प्लस 17 एकम 17, हमारे पास बचे कितना स्टूडेंट? 13। ये हो गया 136, 13 136 और 17 8 हमारे पास कितने होते हैं? 136 बराबर 0। ये दोनों ब्रैकेट हमारे पास सेम है, इन दोनों को हमें एक बार लिखना होगा। दोनों ब्रैकेट हमारे पास सेम होने के कारण हमें इसे एक बार लिखना होगा। हमारे पास बचा स्टूडेंट्स x माइनस के 17 बराबर 0। अब हम मान निकालेंगे तो x प्लस 18 बराबर 0 रखेंगे आप एक बार, प्लस का 18 माइनस का हो गया, तो आप इसको नहीं लेंगे क्योंकि नेगेटिव वाला मान बीजगणित में नहीं लेते। x माइनस के 17 बराबर, क्योंकि अगर हमारे पास नेगेटिव मान आ रहा है तो इसका मतलब है हमारे पास ये द्विघात समीकरण कैसी है? काल्पनिक। दोनों मान अगर नेगेटिव आएंगे तो हमारे पास द्विघात समीकरण कैसी होगी? काल्पनिक होगी। और मान प्लस के आते हैं तो वास्तविक होते हैं। माइनस के 17 किसके होंगे? प्लस के 17। तो हमारे पास पहला हमारे पास जो पूर्णांक है वो 17 है, और दूसरा पूर्णांक हमारे पास है x प्लस 1, यानी 17 प्लस 1 17 और 1 18। तो पहला पूर्णांक हमने क्या माना था? x, जिसका मान हमारे पास 17। दूसरा पूर्णांक हमने क्या माना था? x प्लस 1, जिसका मान आया हमारे पास 18। आप चाहो तो हमारे पास तो पहला पूर्णांक हमारे पास 17 आया था स्टूडेंट, दूसरा पूर्णांक हमारे पास आया था 18। इसकी गुणा करने पर 17 और 18 की गुणा करने पर क्या चेक कर लो? 306 आ रहा है। 17 8 136 के 6 हमारे पास बचे 13, 17 एकम 17 17 और 13 हमारे पास हो गए 306। तो हमारे पास इन दोनों की आपस में गुणा करने पर हमारे पास जो दो पूर्णांक है, जो हमारे पास दो पूर्णांक है, दो पूर्णांक की आपस में गुणा करने पर हमारे पास 306 आ रहा है। तो स्टूडेंट ये इसका रहा करेक्ट आंसर। नोट्स करें, इसे नोट्स करें। अब स्टूडेंट हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। किससे? रोहन से। एक माँ है जिसका पुत्र है रोहन, और माँ की आयु क्या है? रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। उसकी आयु का गुणनफल, किसकी? रोहन और उसकी माँ की आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद कितना होता है? हमारे पास 360 हो जाता है। तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो मान लेते हैं रोहन की वर्तमान आयु कुछ मान लेते हैं, तो माना लिखते हैं, माना करके माना, ये रहा इसका सॉल्यूशन। माना रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है। अब रोहन की माँ, रोहन की आयु x वर्ष है, लेकिन रोहन की माँ रोहन से कितनी है? 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, यानी रोहन की जो माँ है रोहन से कितनी है? 26 वर्ष बड़ी है। तब उसकी माँ की आयु, रोहन की जो माता जी हैं वो उससे क्या है? रोहन से 26 वर्ष बड़ी हैं। तो हमारे पास रोहन की माँ की आयु क्या होगी? रोहन की आयु में x मानी है, बड़ी का मतलब है कि रोहन से 26 वर्ष अधिक है।
आयु बड़ी का तात्पर्य है कि रोहन की माँ की जो आयु है वो रोहन से कितनी है, 26 वर्ष अधिक है। अधिक का मतलब होता है उसमें उस संख्या को ऐड करना, यानी 26 को जोड़ना। रोहन की x है तो उससे अधिक होगी तो उसमें क्या करेंगे, 26 जोड़ देंगे तो उससे अधिक हो जाएगी। अब कह रहे हैं 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद दोनों की आयु का गुणनफल, 3 वर्ष बाद में हमेशा क्या करते हैं, जो आयु आप माने उसमें उस संख्या को करेंगे जोड़ेंगे। तो लिखते हैं 3 वर्ष बाद रोहन की आयु। 3 वर्ष बाद हमारे पास क्या, रोहन की आयु में क्या मानी थी, x, और कह रहे हैं 3 वर्ष बाद, तो बाद शब्द आए तो उसमें क्या कर देते हैं, हमेशा 3 जोड़ देंगे। पहले आता 3 घटा देते, बाद आया है इसलिए 3 जोड़ देंगे। बाद या पश्चात एक ही होता है, पूर्व या पहले एक ही बात होता है। जब बाद या पश्चात आए तो 3 जोड़ेंगे, पूर्व या पहले आए तो उसमें जो भी संख्या घटा देंगे। ऐसे 3 वर्ष बाद रोहन की माँ की आयु, आयु हमारे पास कितनी है, x+26। 3 वर्ष बाद इनकी भी आयु क्या होगी, 3 साल बढ़ जाएगी। 3 साल, जब भाई रोहन की 3 साल बढ़ रही है 3 वर्ष बाद, तो रोहन की माँ की भी बढ़नी चाहिए थी। ऐसा थोड़ी कि रोहन की आयु बढ़ जाएगी और उसकी माँ की आयु ऐसी रहेगी, ऐसा ना होगा ना। तो 3 वर्ष बाद अगर रोहन की एज में 3 वर्ष बढ़ रहे हैं तो उसकी माता जी की आयु में भी क्या होंगे, 3 वर्ष बढ़ेंगे। तुम्हारे पास हो गया x और 26 और 3 29। अब हमारे पास प्रश्न है कि इसकी और इसकी 3 वर्ष बाद की ये आयु और 3 वर्ष बाद ये आयु, दोनों का गुणनफल हमारे पास कितना है, 360 है। तो लिखते हैं प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार 3 वर्ष बाद दोनों की आयु का गुणनफल 360 है। तो 3 वर्ष बाद इसकी इससे क्या करेंगे, गुणा करेंगे, यानी x+3 की गुणा आप करेंगे x+29 से। 3 वर्ष बाद आयु, 3 वर्ष बाद आयु, दोनों का गुणनफल यानी दोनों की आपस में गुणा करेंगे तो हमारे पास मान कितना आ रहा है, 360 आ रहा है। हल करो स्टूडेंट, हल करो। x की x से हमारे पास x² हो गया, x की 29 से की तुम्हारे पास 29x हो गया, प्लस 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 3 की x से की हमारे पास 3x हो गया, प्लस 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 29 87 होते हैं हमारे पास, बराबर 360 x²। ये हमारे पास 29 और 3 दोनों प्लस के जुड़ जाएंगे, 29 और 3 हमारे पास हो गए 32x, प्लस के 87, 360 प्लस के हैं किसके हो गए, माइनस के, बराबर 0। इसे हल करेंगे तो हमारे पास आया x² प्लस 32x, 360 में से 87 जाएंगे, पता नहीं हमारे पास, यहाँ डाली 10, 10 में से 7 गए बचे 3, यहाँ बचे हमारे पास 6, 5 में से 8 कभी जाएंगे ना, ये हमारे पास हो गए 15, 15 में से 8 गए हमारे पास बचे 7, यहाँ बचे 2, माइनस के 273। हमारे पास समीकरण बची स्टूडेंट x² 32x माइनस के 273 बराबर 0। तो सवाल कर रहा है कि निम्न परिस्थितियों में द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए, तो ये रही हमारे पास द्विघात समीकरण। लेकिन हमें रोहन की क्या निकालने हैं, आयु निकालने हैं, x का मान निकालने हैं। तो x का मान निकालने हैं तो इसे गुणनखंड करना होगा स्टूडेंट। गुणनखंड करने के लिए हमारे पास इसकी गुणा इससे करेंगे, यहाँ पे हमारे पास x का गुणांक 1 है, ओनली x एक बार है, तो हमारे पास 273 एक 273। अब आप दो संख्या ऐसी लीजिए जिनकी आपस में गुणा करने पर हमारे पास कितने आए स्टूडेंट, 273 आए। कितना आए, 273। तो आप कोई दो संख्या ऐसी सिलेक्ट कीजिए जिनकी आपस में गुणा करने पर हमारे पास कितना आए, 273, और उनको आपस में जोड़े और घटाए, हमारे पास मान कितना है, 32 आए। साफ सी बात है, संख्या छोटी है तो हमें जोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या हमारे पास 32 है, क्योंकि 17 17 हमारे पास 219 होते हैं, 289 होते हैं, 289 77 34 होते हैं। तो हमारे पास वो संख्या उससे कम बढ़ रही है, लेकिन हमारे पास 273 लाने हमारे पास, तो ये संख्या हमारे पास क्या है, बड़ी है। घटा ही सकते हैं अगर बड़ी संख्या में से। देखते हैं क्या आता है स्टूडेंट। 16 16 256 कम पड़ गया हमारे पास, और 16 16 32 नहीं हो रहा है। अगर मैं
32 लाना है। 15 की 17 से गुणा करेंगे तो 15 ये 150 हो गया, 15 से 150 हो गया, 15 सत्ते 105, तब भी ना हो रहा है 15 17 से। तो अब बड़ी संख्या देखते हैं। 40 में से अगर मैं इकाई अंक 3 लाना है, इकाई अंक 3 किस में आएगा, किस में आएगा? 39 में से 7 की गुणा करूं, 7 में 63 के 3, 39 में से 7 गया हमारे पास 32, 7 में 63 के 3 बचा हमारे पास 6, 7 3 21, 21 और 6 27। आओ हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। तो 39 की 7 से गुणा करेंगे हमारे पास 273 आता है। 39 में से 7 गया, बचा हमारे पास कितना स्टूडेंट? 32। तो इसे लिखते हैं एक्स स्क्वायर 39x माइनस के 7x माइनस के 273 बराबर 0, क्योंकि 39 प्लस के हैं, ये माइनस के हैं। 39 में से 7 जाएंगे, हमारे पास कितने बचेंगे? 32 और माइनस के 273 ऐसे ही। इसमें से इसमें हमारे पास क्या कॉमन है? x कॉमन है। x कॉमन किया तो हमारे पास बचा x, यहाँ बचा x, यहाँ बचा ओनली 39। यहाँ से माइनस का 7 कौन करना है, क्योंकि हमें यहाँ x 1 लाना है। 1 लाने के लिए यहाँ से पूरा 7 कौन करना पड़ेगा, वो भी माइनस का 7 कॉमन करना पड़ेगा। माइनस का 7 कॉमन किया तो बचा माइनस माइनस, हमारे पास प्लस का x हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। 7 3 21, बचे हमारे पास कितने? 6, वही 63, 7 ने 63 बराबर 0। ये दोनों सेम सेम है, तो हम इसे क्या करेंगे स्टूडेंट? एक बार लिखेंगे, यानी x प्लस 39 और हमारे पास बचा x माइनस के 7, x माइनस के ये पूरा 7 बराबर 0। x प्लस 39 बराबर 0 रखेंगे तो हमारे पास प्लस का है, किसका हो गया? माइनस का हो गया। और आपको पता है माइनस का मान कभी रखते नहीं है। x माइनस के 7 बराबर 0 और ये माइनस का 7 किसका हो गया? प्लस का हो गया। तो हमारे पास जो रोहन की वर्तमान आयु हमारे पास कितनी आई? x वर्ष हुआ है, x वर्ष में तो हमारे पास कितनी आई थी? 7 वर्ष। तो लिखते हैं रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है। और उसकी माँ की आयु निकालना चाहें तो इसमें क्या कर देंगे? 7 जोड़ देंगे। 26 और 7 हमारे पास कितने हो गए? 33 हो गए। हाँ, तो यहाँ लिख दो भाई। उसकी माँ की आयु हमारे पास कितनी हो गई? 33 वर्ष। उसकी हुई 7, 33 की 7 से गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा स्टूडेंट? हमारे पास 360 ही आएगा। यानी इसकी नहीं, x प्लस 3 की, इसकी गुणा करेंगे तो यानी 7 3 10, 29 और 3 32, 7 3 10, 29 और 32, 10 की और 32 की गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 360 आएगा। करके देखना। 29 और 7 हमारे पास होते हैं 36, 36 और 10 की गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 360। तो फिलहाल हमारे पास क्वेश्चन में स्टूडेंट हमसे पूछा था कि रोहन की वर्तमान आयु, रोहन की वर्तमान आयु हमारे पास कितनी है? 7 वर्ष। बस इतना ही हमें जवाब देना था। तो स्टूडेंट अब हमारे पास एक्सरसाइज 4.1 का लास्ट क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर दूरी समान चाल से तय करती है। रेलगाड़ी है 480 किलोमीटर दूरी है, उसको क्या करती है? समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल क्या कर दें? 8 किलोमीटर प्रति घंटा क्या करते हैं? कम कर दें। किसकी? रेलगाड़ी की चाल। यदि हम रेलगाड़ी की चाल को 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दें तो वह उसी दूरी को तय करने में क्या कर लेती है? 3 घंटे अधिक समय लेती है। साफ सी बात है, किसी वाहन की चाल या रेलगाड़ी है उसकी चाल आप कम करेंगे तो उसी दूरी को तय करने में क्या होगा? समय अधिक लगेगा। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं जो सबसे पहले क्या निकालना है? रेलगाड़ी की चाल। तो मान लेते हैं रेलगाड़ी की चाल हमने क्या मान ली? x। यहां लिखो हल। तो माना करके लिखो, माना रेलगाड़ी की चाल
x किलोमीटर प्रति घंटा। तो एक रेलगाड़ी की चाल हमने क्या मान ली, x किलोमीटर प्रति घंटा मान लिया। अब हमारे पास दूरी कितनी है स्टूडेंट, दूरी हमारे पास है 480 किलोमीटर। 480 किलोमीटर ये हमारे पास दूरी है। और आपने पढ़ा है चाल बराबर हमारे पास होता है, चाल बराबर हमारे पास होता है दूरी बटे समय। और यहां से समय का मान निकालेंगे तो हमारे पास समय बराबर होगा, ये समय को यहां और चाल को समय की जगह ट्रांसफर कर देते हैं क्योंकि ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। हमारे पास होगा दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। दूरी हमारे पास 480 है और चाल हमारे पास क्या है, x है। चाल हमारे पास क्या है, x है। अब हमारे पास प्रश्न को ऐसे, यदि चाल क्या करते हैं, कम करते हैं। चाल हमारे पास क्या कर दी हमने, कम कर दी, तो हमारे पास उस दूरी को तय करने में क्या लगता है, 3 घंटे अधिक समय लगता है। तो समय बराबर हमारे पास फार्मूला हो गया दूरी बटे चाल। कम का मतलब है कि उसमें घटाना और अधिक का मतलब होता है जोड़ना। तो बात करते हैं हम प्रश्नानुसार हमारे पास पहले चाल हमारे पास क्या समान चाल से चल रही थी गाड़ी। 480 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए हमारे पास 480 किलोमीटर दूरी को तय करने हमारे पास क्या था, x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे थे। अब हमारे पास चाल क्या कर दी हमने, उसी दूरी को, किस दूरी को, 480 किलोमीटर दूरी को तय करने में हमने चाल क्या कर दी, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी। कम का मतलब है उस चाल में से उस संख्या को घटा देना। कम कर दी हमारे पास। तो हमारे पास जो समय है, समय क्या है स्टूडेंट, 3 घंटे अधिक समय लेती है। क्या है, 3 घंटे अधिक समय लेती है। 3 घंटे स्टूडेंट क्या है, तो चाल हमारे पास क्या है स्टूडेंट, 8 घंटा कम कर दी। कम कर दी तो कम का माइनस मतलब है यहां ना माइनस, क्योंकि पहले हमारे पास चाल कितनी, x किलोमीटर थी, बाद में हमारे पास चाल कितनी हुई, 8 घंटा कम हुई। तो उसके लिए हमारे पास क्या है, 3 घंटे समय अधिक लग रहा है। जिस टाइम हमारे पास क्या है, 3 घंटे का समय अधिक लग रहा है। तो हमें क्या निकालना है, रेलगाड़ी की चाल। तो आइए स्टूडेंट सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें से एक 480 कॉमन कर लेते हैं। यहां बचा 1/x, यहां बचा माइनस के 1/x माइनस के 8। 3 घंटे 8 हमारे पास, इसकी चाल क्या कर दी हमने, कम कर दी, बराबर 3। 3 एकम 3, 3 एकम 3 बचा हमारे पास 1, ये 18, 3 छक 18 बटा हमारे पास बचा 3 छक 18 बचा हमारे पास 0, क्योंकि 16 3 48। इस पूरे का मान निकालेंगे तो हमारे पास हो गया 1/x माइनस के 1/x माइनस के 8 बराबर, ये पहुंच गए बन के बटे में, यानी 1/160। अगर दोबारा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, इसकी चाल क्या करते हैं, कम करते हैं। चाल हमने कम कर दी तो 3 घंटे अधिक समय लेती है। 3 घंटे अधिक समय लेती है। चलो हल करते हैं इसे। इसकी इससे गुणा की तो x माइनस के 8 माइनस का x बटे x माइनस के 8 बराबर 160। हल करेंगे, x से x कैंसिल, बचा हमारे पास 8x माइनस के 8 बराबर 160। x माइनस, क्योंकि x से x कैंसिल हो गया, बचा हमारे पास 8, x माइनस के 8 बराबर 160। गुणा करेंगे तो हमारे पास, इसकी गुणा इससे करेंगे तो x माइनस के 8 बराबर
इसकी गुणा इससे की तुम्हारे पास x x माइनस के 8, इसकी गुणा इससे करेंगे 16 अट्ठे, पहले जीरो है जीरो लिखो, 16 अट्ठे 128, x की x से x स्क्वायर हो गया, x प्लस माइनस माइनस, x की 8 से 8x हो गए, बराबर प्लस का इधर किसका होगा, माइनस का होगा, 1280 बराबर जीरो। अब आप दो संख्या ऐसी लीजिए, अगर हमारे पास द्विघात समीकरण निरूपित करने को कह रहा था तो ये हमारे पास रहेंगे द्विघात समीकरण, और हमें इसकी चाल निकालनी है। तो चाल निकालने के लिए स्टूडेंट हमारे पास क्या करना होगा, दो संख्या में ऐसी लेनी होंगी जिनकी आपस में गुणा करने पर हमारे पास कितना आए, इसकी गुणा इससे की तो हमारे पास 1280 हो गए। अब 1280 में दो संख्या ऐसी लीजिए जिनकी आपस में गुणा करने पर हमारे पास कितना है, 1280, और जोड़े आपस में घटाएं तो उसका मान कितना है, 8। तो अगर मैं 40 की गुणा 32 से कर दूं तो देखते कितना आता है, क्योंकि 40 में से 32 गया बचा हमारे पास 8, 32 की जीरो से की जीरो आया, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 1280 आता है। तो स्टूडेंट मैं इसे लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस के 40x में से 32x जाएगा तो हमारे पास बचेगा स्टूडेंट कितना, 40 में से 32 क्या बचा हमारे पास 8, वो भी माइनस का बचना चाह रहा है तो माइनस का बचाने के लिए हमें करना होगा यहाँ माइनस यहाँ प्लस। इन दोनों हमारे पास क्या कॉमन है स्टूडेंट, ओनली x कॉमन है, x कॉमन किया बचा x माइनस के 40, यहाँ से प्लस का हमने क्या किया 32 कॉमन, क्योंकि हमारे पास यहाँ एक है, एक x है हमारे पास, तो यहाँ भी एक x लाने के लिए 32 कॉमन किया बचा हमारे पास x प्लस माइनस माइनस 32 चौक 128 बचा हमारे पास जीरो, तो जीरो बराबर बचा हमारे पास जीरो, दोनों हमारे पास सेम है तो एक बार लिखेंगे, और हमारे पास बचा x प्लस 32 बराबर जीरो, x माइनस 40 बराबर जीरो, तो x बराबर हमारे पास आया 40, x बराबर हमारे पास लेते हैं x प्लस 32 बराबर जीरो, तो x बराबर माइनस के 32 और नेगेटिव मान नहीं लेते हैं, हमारे पास बचा x माइनस के 40 बराबर जीरो, x बराबर हमारे पास आया 40, और 40 हमारे पास किसका है स्टूडेंट, प्लस का है। तो हमारे पास जो रेलगाड़ी की चाल थी हमारे पास 40 किलोमीटर प्रति घंटा, क्या थी 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और 40 में से 8 कम कर देंगे तो क्या होगा, उसी दूरी को तय करने में उसे क्या होगा 3 घंटे अधिक समय लगे। तो स्टूडेंट ये हमारे पास एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 2 के 4 क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इस प्रकार के से एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। आप इनका अच्छी प्रकार से रिवीजन करें क्योंकि जो एग्जाम में आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो। धन्यवाद स्टूडेंट्स।